देश के साथ क्या हाल किया जा रहा है। आज हमारा देश जो है इकोनॉमिकली हमारे देश को धीरे धीरे अपाहिज बना दिया गया है। आज आप लोगों को बहुतों को पता होगा, कुछ नौजवानों को पता नहीं होगा कि हमारे देश में आज अभी जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे पर 86,000 रुपए का कर्ज होगा। 86,000 रुपए का कर्ज होगा उस बच्चे पर जो बच्चा अभी पैदा होगा। इस वक्त सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप लोग इस्लामपुर शहर के नवाब चौक यानी स्टेशन रोड पे, जहां पर वाम और कांग्रेस के जोट के जो प्रत्याशी हैं, इंडिया जोट के जो प्रत्याशी हैं रायगंज लोकसभा केंद्र से अली इमरान खान को पिककर इस वक्त जो है संबोधित कर रहे हैं। देख पा रहे हैं इस्लामपुर शहर के नवाब चौक यानी कि स्टेशन रोड से सीधी तस्वीर। रोजगार कम होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर सरकार कुछ नहीं बोलती। आज देश में नौकरी खत्म होते जा रही है, पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिल रही है, उस पर सरकार कुछ नहीं बोलती। किसान आंदोलन देश में हो रहा है, उस किसान का जो मांग है, उसका जो जायज मांग है, जो वो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कानून बनाया जाए ताकि किसान अपने फसल का कीमत ले पा सके, उस पर सरकार कुछ नहीं बोलती है। मजदूरों के लिए किसान सरकार कुछ नहीं बोलती है। जिन चीजों पर बात करनी चाहिए सरकार को, उस पर सरकार बात नहीं करती। सरकार बात करती है राम मंदिर पर, मथुरा और काशी पर। मथुरा, काशी, राम मंदिर को लेकर देश में एक मजहबी तौर पर लोगों को उस्काया जाता है और उसी पर सियासत किया जा रहा है। तो ये जो प्रशासन है, ये सरकार है, हम लोगों ने सरकार चुना था देश चलाने के लिए, सरकार चुनी गई थी रोजगार देने के लिए, सरकार चुना गया था बेरोजगारी दूर करने के लिए, सरकार चुना गया था गरीबी दूर करने के लिए। मंदिर बनाने और मस्जिद बनाने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती है। और ये जो मंदिर बनाने वाली सरकार है, मस्जिद बनाने के नाम पर, मंदिर बनाने के नाम पर जो भी सियासत करते हैं, ये समझ लीजिए ये देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। मस्जिद और मंदिर, वो जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो मस्जिद में इबादत करेंगे, जो हिंदू मंदिर को मानने वाले हैं वो मंदिर में पूजा करेंगे, और इसका इख्तियार हमारा देश का संविधान हमको देता है। इसके लिए हमको किसी सरकार की खुशामद करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार में आकर आज हमारे देश में हमारे नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। मैं अली इमरान खान इस्लाम के मानने वाला हूं, लेकिन मैं यकीन के साथ ये कहता हूं कि जिस तरह से रामायण में जिस तरह से राम राज्य की बात कही गई है, যদি আপনারা জানতে চান অনেকেও এখানে যারা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করেন তাদের কাছে আমি প্রশ্ন রাখতে চাই। আমি যতটা রামায়ণের সম্বন্ধে জানি, যতটা আমি পড়াশোনা করে রামায়ণের সম্বন্ধে জেনেছি, সেখানে রাম রাজ্যের যে কথা বলা আছে, যদি বাস্তবে সরকার বিজেপি যে কথা বলছে যদি দেশটা হিন্দু রাষ্ট্র হয় তাহলে এখানে রাম রাজ্য স্থাপন হবে। যদি সত্যিকারে রাম রাজ্য স্থাপন করতে পারত তাহলে আমি মনে করি যে রাম রাজ্যের যে ব্যাখ্যা করা আছে সেখানে যে বলা আছে রামের রাজ্যে কোনো মানুষের উপরে কোনো অন্যায় হবে না, রাম রাজ্যে কোনো মানুষের উপরে কোনো রকম আঘাত আসবে না, রাম রাজ্যের মধ্যে কোনো মানুষের উপরে কোনো রকম ভাবে কষ্ট দেওয়া যাবে না, সেখানে কোনো রকম ভাবে কোনো মানুষের উপরে অত্যাচার হবে না, কেউ কারো উপরে শোষণ করবে না, সবাই তার নিজের ইচ্ছা দিয়ে তাদেরকে বাঁচার অধিকার থাকবে। যদি এটাই রাম রাজ্যের ব্যাখ্যা থাকে তাহলে সেই রাম রাজ্য যদি বিজেপি সরকার দিতে পারত তাহলে আমি একজন মুসলমান হয়ে বলছি তাহলে কোনো মুসলমানের এই দেশের কোনো আপত্তি থাকতো না। কিন্তু বিজেপি যে রাম রাজ্যের কথা বলছে সেই রাম রাজ্যের নাম করে তারা রামের নাম করে দেশটাকে শোষণ করতে চাইছে, দেশের মানুষদের উপরে অত্যাচার এবং অন্যায়ভাবে তাদেরকে শোষণ করে কিছু পুঁজিবাদীদের হাতে দেশটাকে তুলে দিতে চাইছে। আর যে বন্ধুরা আমার জয় শ্রীরামের স্লোগান দিয়ে আজকে বিজেপির পতাকা নিয়ে ঘুরছেন তাদের কাছে যদি প্রশ্ন করি
এই জয় শ্রীরামের স্লোগান দিয়ে আপনারা যে কথাগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরছেন, রামের সম্বন্ধে একটু যদি পড়াশোনা করে নিতেন তাহলে আপনারা জানতেন যে আপনারা জয় শ্রীরামের নামকে রাজনীতির একটা স্লোগানে পরিণত করে, যে জয় শ্রীরামের নামে যেভাবে রাজনীতি হচ্ছে, সেখানে আপনারা যাকে পুরুষোত্তম পুরুষ বলে উপাধি দেওয়া হয়েছে, শ্রীরামকে পুরুষোত্তম পুরুষ বলা হতো। সেই পুরুষোত্তম পুরুষ কেন বলা হয়েছে ওনাকে? পুরুষোত্তম পুরুষের মানে হচ্ছে পুরুষদের মধ্যে যিনি সর্ব উত্তম, যে পুরুষের মধ্যে সব থেকে উত্তম তাকে বলা হয় পুরুষোত্তম। তো শ্রীরাম পৃথিবীতে যত পুরুষ আছে তার মধ্যে সব থেকে উত্তম উনি, সেই জন্য ওনাকে পুরুষোত্তম পুরুষ বলা হয়। তো সেই পুরুষোত্তম পুরুষ এর উপাধি যাকে দেওয়া হয়েছে, সেই ব্যক্তিত্বকে ভগবানের উপাধি পেয়েছেন। হিন্দু ধর্মের মানুষ তাকে ভগবান বলে শ্রদ্ধা করে, তার প্রতি সম্মান রাখেন। কিন্তু আজকে যে দলটা নিজেকে হিন্দু দলের পরিচয় দেয়, যে নিজেকে হিন্দুত্ববাদী দল বলে বিজেপি, সে সবসময় নিজেকে হিন্দু দেখাবার চেষ্টা করে বিজেপি, আজকে সেই পুরুষোত্তম পুরুষের মতন একজন ব্যক্তিত্বকে যাকে ভগবান বলে শ্রদ্ধা করা হয়, তার নাম মানুষ মন্দিরে গিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিত, সেই নামটাকে আজকে রাজনীতির গলিতে গলিতে অপমানজনক ভাবে যারা মরছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা রাস্তার উপরে নাচ করে বেড়াচ্ছে, কোথাও কেউ ধর্ষণ করছে, ধর্ষণকারীদের হয় তারা জয় শ্রীরামের স্লোগান দিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বিলকিস বানুকে যারা করেছিলেন, ধর্ষণ করেছিলেন, সেই বিলকিস বানুকে ধর্ষণ করার পরে যখন তারা জেল থেকে ছাড়া পায়, সেই দোষীদেরকে শাস্তি দেওয়ার দাবি আমরা তুলছিলাম, কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তারা জয় শ্রীরামের স্লোগান তুলে তাদেরকে নিয়ে মাতামাতি করছিল। তো যেটা বলুন, এটা কি জয় শ্রীরামের স্লোগানটাকে অপমান করা হচ্ছে? সেই জায়গায় আমি বলতে চাই, আমি এই কথাটা জোর গলায় বলছি। হয়তো কিছু লোক বলবেন বিজেপির বন্ধুরা যে আমি একজন মুসলমান হয়ে হিন্দু ধর্মের জ্ঞান দিচ্ছি। জ্ঞান কে দিচ্ছে সেটা বড় ব্যাপার নয়, যদি জ্ঞানটা ঠিক হয় তো জ্ঞানটা নিতে কোনো অসুবিধা নাই। সে হিন্দু জ্ঞান দিচ্ছে না মুসলমান জ্ঞান দিচ্ছে সেটা দেখার দরকার নাই। যদি সত্যি কথা কেউ বলে সেটাকে গ্রহণ করা উচিত, আমি এটা মনে করি। আমি এটা বলতে চাই যে আজকে বিজেপির যে সরকার দিল্লিতে আছে, যে কথাগুলো বিজেপি বলেছিল कि 15 लाख रुपया आएगा, अच्छा दिन आएगा, काला धन वापिस आएगा, 2 करोड़ नौकरी हर साल होगा, এই কথাগুলো আজকে बीजेपी কোনো নেতার মুখে খুঁজে পাবেন না। आज बीजेपी का कोई नेता इन सब बातों पर चर्चा नहीं करता है। आज बीजेपी के नेता से अगर पूछिए अच्छा दिन कब आएगा, काला धन क्यों कब आएगा, 2 करोड़ नौकरी कहां दिया, 15 लाख रुपया कहां दिया, तो बोला जाता है ये चुनावी जुमला है, ये चुनावी जुमला है। चुनावी जुमला बनाकर हमारे देशवासियों को जो सपना दिखाया गया था, वो सपने को चूर मार कर दिया गया, उस सपने को तोड़ दिया। आज बीजेपी आप इससे सवाल करेंगे तो आपको सवाल का जवाब के बदले में आपको बोला, आप पूछिएगा 2 करोड़ नौकरी कहां गया, तो बोलेगा हमने राम मंदिर बनाया है। आप पूछिएगा 15 लाख रुपया कहां गया, तो बोलेगा हम काशी मथुरा बना रहे हैं। आप पूछिएगा कि हमारा काला धन कब वापिस आएगा, तो आपको बोलेगा कि हम लोग गौ रक्षक बनाए हैं। आप पूछिएगा कि हमारे देश अच्छा दिन कब आएगा, तो बोलेगा हमने 3 तलाक का बिल लाया है। तो भाई 3 तलाक पर आप बात करते हैं, आप गौरक्षक की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे इस इलाके के लोगों से, खास करके हमारे बीजेपी के भाइयों से, अगर गौरक्षक बनने से आपको लगता है कि आपको रोजगार मिल जाएगा, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, इस्लामपुर सब डिवीजन में जितना गाय है मैं सारा गाय लाकर आपको दे दूंगा। आप सारे गाय की रखवाली करोगे, मैं सारा गाय लाकर दे दूंगा इस्लामपुर सब डिवीजन का। बीजेपी के तमाम साथियों को मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस्लामपुर सब डिवीजन का सारा गाय
मैं आपके हवाले कर दूंगा, आप उसकी रक्षा करो, उसको खिलाओ पिलाओ, उससे अगर आपका भला होता है तो मैं खुश होगा, मुझे खुशी मिलेगी कि चलो किसी का तो भला हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये गौ रक्षक के नाम पर हमारे नौजवानों को समाज में वर्गलाया जाता है और समाज में दंगा फैलाने के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा आम आदमी, गरीब मजदूर का बच्चा दंगा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमित शाह का बेटा आया दंगा करने के लिए, राम मंदिर बनाने के नाम पर अमित शाह का बेटा रास्ते पे उतरता है, किसी मंत्री का बेटा रास्ते पे उतरता है, बीजेपी का कोई नेता अपने घर के परिवार के लोगों को लेकर रास्ते पे आता है? नहीं आता। आता कौन है? वो हमारे गरीब किसान मजदूर का बच्चा, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से कि वाम कांग्रेस की तरफ से हम लोगों ने जो बात कही है कि अगर संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो आप और हम बचेंगे, हमारे देश का जो भाईचारगी है वो बचेगा, उसको बचाने के लिए बीजेपी को हटाना बहुत जरूरी है। और ये बीजेपी को हटाने की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है। इसमें आप और हम सबको मिलकर एकजुट होकर अपना वोट देना होगा आने वाली 26 तारीख को। और आप कुछ लोग कहते हैं ममता ममता शुरू हो जाता है, ममता बहुत अच्छा काम कर रही है मुसलमानों के लिए। तो भाई एक बात सुन लीजिए, न मोदी हिंदू के लिए कुछ कर रहा है, न ममता मुसलमान के लिए कुछ कर रही है। बस मोदी और ममता एक खेल खेल रही है। मोदी के मुंह में हिंदू मुसलमान, ममता के मुंह में मुसलमान हिंदू, सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में फर्क है। मोदी का मुंह में पहले हिंदू बाद में मुसलमान, और ममता के मुंह में पहले मुसलमान बाद में हिंदू। मोदी अपने आप को हिंदू का हमदर्द बताता है और ममता अपने आप को मुसलमान का हमदर्द बताता है, लेकिन दोनों में से कोई किसी का हमदर्द नहीं है। ये लोग दोनों सत्ता का पुजारी है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, उसके लिए हिंदू मरे या मुसलमान, इनको सिर्फ अपना सियासी कुर्सी बचाने से मतलब है। और यही काम इस बंगाल में और देश में हो रहा है। इस चीज को आप लोगों को समझने की जरूरत है। आज अगर बीजेपी और तृणमूल रायगंज लोकसभा में जो उम्मीदवार खड़ा किया है, अगर उसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि मोदी और ममता में क्या मेल है। मैं तृणमूल के तमाम नेताओं से सवाल करता हूं, जो लोग उत्तर दिनाजपुर जिला में खुद को नेता कहते हैं, हमारे इस्लामपुर में, हमारे ग्वालपोखर में मंत्री साहब हैं, इस्लामपुर में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हैं, इस्लामपुर में हमारे सीनियर मोस्ट एमएलए जनाब अब्दुल करीम चौधरी साहब हैं, और भी एमएलए हैं यहाँ पर तृणमूल के। सारा एमएलए तृणमूल का है, मंत्री है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, पंचायत समिति है, जिला है, सब कुछ उनके पास है, सरकार भी उनकी है, मुख्यमंत्री भी उनका है। उसके बावजूद जो लोग अपने आप को नेता कहते हैं उत्तर दिनाजपुर में, एक भी नेता ममता बनर्जी को नहीं मिला जिसको रायगंज लोकसभा में वो एमपी का कैंडिडेट कर पाते। एक भी नेता नहीं था। इससे ये बात साबित होता है कि तृणमूल का जितना नेता यहां पर घूमता है, ये लोग खुद को नेता कहलाता है, लेकिन ममता बनर्जी इनके पार्टी की जो सुप्रीमो है, वो इनमें से किसी को नेता नहीं मानती। इसीलिए रायगंज लोकसभा में इनमें से किसी को टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी का एक एमएलए को भाड़ा में लाके यहां पर खड़ा किया, कृष्ण कल्याणी जी को, जो 27 तारीख तक बीजेपी का एमएलए थे। 27 तारीख को रिजाइन किए और 2 तारीख को नॉमिनेशन फाइल किए तृणमूल का। ये इस बात को समझना होगा कि टीएमसी के पास अपना उम्मीदवार नहीं है, बीजेपी से लाना पड़ रहा है। क्यों?
जो कि बीजेपी के गोद में ये सीट को जिता के देने का जिम्मेदारी ममता बनर्जी का है। ये सीट जिताकर बीजेपी के गोद में देना होगा, और अगर नहीं देते हैं तो उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी कोई भी तिहाड़ जेल जा सकते हैं। इसीलिए भतीजा को तिहाड़ जेल नहीं जाना पड़े, इसलिए ये सीट मोदी का गोदी में दे दे। ये खेल चलता है, इस बात को समझिए। और सिर्फ टाइगर सीट में नहीं, अगर आप लोग खबर लें तो 5 ऐसा सीट है जिसने बीजेपी के लोगों को तृणमूल ने टिकट दिया, और जो 18 सीट में बीजेपी पहले से जीती हुई है, जो 18 सीट में बीजेपी पहले से जीती हुई है, आप लोग अगर अभी भी सोशल मीडिया में उसका लिस्ट निकाल के देखें तो वो 18 के 18 सीट में टीएमसी बीजेपी को जिताने के लिए कमजोर उम्मीदवारों को खड़ा की है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमी कैंडिडेट। 18 का 18 सीट में टीएमसी बीजेपी को जिताने के लिए डेमी कैंडिडेट खड़ा करके वहां पर सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ रही है, ताकि वो 18 सीट मोदी के गोदी में जाए और इनका भतीजा इनके गोदी में रहे, नहीं तो ये भी जेल में जाएगा। तो ये हाल है। इस चीज को समझिएगा कि बीजेपी और तृणमूल में कोई फर्क नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल में आरएसएस की एजेंट बन के बीजेपी का काम करती है। जो काम आरएसएस बंगाल में नहीं कर सकती है, वो काम ममता बनर्जी यहां पर करती है। बंगाल का वोट को पोलराइज करना, 2011 से पहले जो लोग तारीख याद रखते हैं उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या 2011 से पहले बंगाल में बीजेपी का कोई वजूद था? 2011 से पहले जब वामफ्रंट की हुकूमत रही, उससे पहले कांग्रेस की हुकूमत रही, बीजेपी बंगाल में कदम रखने का भी जगह उसको नहीं मिला। लेकिन 2011 में ममता बनर्जी की हुकूमत के आने के बाद आज पूरे बंगाल में बीजेपी आज ऑपोजिशन पे आके बैठी हुई है। आज बंगाल में 4,500 से ज्यादा आरएसएस का कैंप चलता है, और वो भी सरकारी जगहों पर, सरकारी स्कूलों में। आपके इस्लामपुर में भी आरएसएस का कैंप चलाया जाता है, जो सरकारी प्रीमिसेस पर चलता है। आज तक ममता बनर्जी के आने से पहले इस्लामपुर में कभी ईश्वरपुर का नारा नहीं दिया गया था, लेकिन ममता बनर्जी के आने के बाद इस्लामपुर के अंदर ईश्वरपुर का नारा लगना शुरू हो गया। आज इस्लामपुर में एक स्कूल में 2 नौजवानों को बीजेपी और तृणमूल के सरकार के खेल में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। जगह का नाम दारूबीट में। ये सब चीज पहले हमारे इलाके में नहीं होता था। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने माहौल को, अपने घर को, अपने इस्लामपुर को बचाना चाहते हैं, अपने जिला को बचाना चाहते हैं, तो ऐसी ताकतों के खिलाफ हम लोगों को एकजुट होना होगा। आज जिस तरीके से इस्लामपुर में, जिस तरीके से आज पूरे उत्तर दिनाजपुर में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से गुंडागर्दी को सरकारी छूट मिलती है, जो पुलिस हमारे लिए वर्दी पहनकर हमारे पैसे से तनख्वाह लेती है, उस पुलिस को हमारी हिफाजत करने के लिए उसको कानून में सारा इख्तियार दिया गया है। पुलिस के हाथ में जो डंडा है, पुलिस के कमर पर जो पिस्तौल है, उसके बदन पे जो वर्दी है, वो हमारे पैसे का है, जनता के पैसे का है, जनता की हिफाजत करने के लिए दिया गया है। हमारे जान और माल की हिफाजत कौन करेगा, उसके लिए पुलिस रखी गई है। लेकिन पुलिस हमारे जान और माल की हिफाजत नहीं करके आज सरकार की दलाली करती है और गुंडों की हिफाजत करती है। ऐसे पुलिस की जरूरत आवाम को नहीं है। अगर आपको पुलिस चाहिए तो ऐसे सरकार को पहले लगाना होगा, ताकि आपका पुलिस आपका काम कर सके। इसके लिए और मैं आपको ये भी कहूँ, तो ऐसे पुलिस वालों से भी कहना चाहूंगा जो सरकार के हो की गुलामी करना पसंद करते हैं, तो उनको ये भी बात याद रखना चाहिए, इसी बंगाल में किस सरकार के भरोसे आप लोगों ने अपना वर्दी का मयार को गिरा दिया है।
और कभी ये भी देखने को मिला कि बंगाल के इतिहास में जो नहीं हुआ कि कभी पुलिस को टेबल के नीचे और अलमारी के पीछे छुपना पड़ता है। वो दौर फिर आएगा। अगर पुलिस अपना काम सही से नहीं करे तो आवाम के पैसे से बनी हुई जो वर्दी आप पहनते हैं उसका एक एक धागा हमारे पैसे से बना हुआ है। अगर एक आवाम अपने आप में उतर जाए तो एक एक धागा अगर आवाम खींचना शुरू करे तो यहाँ का एसपी साहब रास्ते पे नंगे नजर आएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि बतौर एक शहरी इस देश का नुमाइंदा होने के नाते कि पुलिस अपना जिम्मेदारी से काम करे। पिछले पंचायत में जिस तरह से पुलिस ने गुंडागर्दी की है उस चीज को दोबारा पुलिस ना करे, इसके लिए मैं पुलिस को भी होशियारी देना चाहता हूं कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभाए और आवाम को जमहूरी हक जो है उसका इस्तेमाल करने के पूरा छूट है, वो अपना वोट अपने तरीके से दे, उसको कोई रोक टोक नहीं हो। ये देखना पुलिस का काम, उस पर पुलिस काम करे। और मैं सिर्फ अपनी बात को पकड़ करने से पहले इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग आज लड़ाई में देख रहे हैं कि बीजेपी और तृणमूल और वाम कांग्रेस जो अक्सर सांबादिक भाई लोग मुझसे पूछते हैं कि अपना छोटी डोंडी के, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मेरे हमार কোনো छोटी डोंडी নয়, আমার লড়াই কারো সঙ্গে হচ্ছে না। तो वो पूछते हैं, इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि तृणमूल ने जिसको खड़ा किया है कृष्णा कल्याणी, वो बीजेपी से तृणमूल में आया है, और बीजेपी ने जिसको खड़ा किया है कार्तिक पॉल, वो पहले कांग्रेस से जीते, बाद में तृणमूल में गए, कलियागंज का चेयरमैन बने और अभी एमपी बनने के लिए वो बीजेपी में आए। ये लोग जितना जल्दी रंग बदलते हैं इतना जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है, इतना जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है। तो इसलिए मैं उन लोगों को से पूछना चाहता हूं कि जो लोग गिरगिट के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो तृणमूल हो चाहे वो बीजेपी हो, जो लोग इन गिरगिट के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा ये अपील है कि आप लोग अपना वक्त बर्बाद ना करते हुए देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश की संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे भाईचारगी को बचाने के लिए, गरीबों को हक दिलाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए आप अपना कीमती वोट वाम कांग्रेस वोट को हाथ छाप कर दो, ये अपील करते हैं। और साथ साथ आप लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि जो बात मैं बोल रहा था कि मेरा कोई मुकाबला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जमहूरियत में आवाम को हक दिया गया है कि वो अपना वोट देकर अपना नुमाइंदा चुने, जनप्रतिनिधि बनाने के लिए वोट दिया जाता है। तो वाम कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर आपके सामने एक वाहिद मैं खड़ा हूं जो जनता का प्रतिनिधि बनकर आया है, और बाकी टीएमसी हो या बीजेपी, ये आपका वोट लेकर कारोबार करने वाले लोग हैं, जो जनता का मत लेकर व्यापार कर रहे हैं। कल्याणी जी बीजेपी में जाकर बीजेपी में लोगों का भरोसा जीतकर आज कारोबार करने के लिए तृणमूल में आ गए, और उसी तरह कार्तिक पॉल कांग्रेस में आवाम का भरोसा लेकर, उनका वोट लेकर जीतकर वो कारोबार करने के लिए तृणमूल में गए। फिर आज तृणमूल से ज्यादा फायदा उनको बीजेपी में नजर आ रहा है, तो आज वो बीजेपी में चले गए। तो इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, আমি একমাত্র হচ্ছি জনগণের প্রতিনিধি যে বাম কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়েছি। আর আমার বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছেন তারা হচ্ছেন জনমত নিয়ে ব্যবসা করতে এসেছেন, তারা হচ্ছেন ব্যবসাদার। জনপ্রতিনিধি আর ব্যবসাদারের মধ্যে কোনো লড়াই হয় না গণতন্ত্রে। গণতন্ত্রে মানুষ তার মত দিয়ে, জনমত দিয়ে জনপ্রতিনিধি তৈরি করে, জনমত দিয়ে ব্যবসাদার তৈরি করা হয় না। তাই আমি বলি যে আমার সঙ্গে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে না। বাম কংগ্রেসের হয়, আমি জনমত নিয়ে
জনগণের প্রতিনিধি তৈরি হতে চাই। আর যারা এসছেন তৃণমূল এবং বিজেপি থেকে, তারা জনমত নিয়ে তারা ব্যবসা করতে এসছেন, তাই মানুষ চিনে গেছে ব্যবসাদারকে আর নাই, এখন জনমত জনপ্রতিনিধিদের জন্য হবে। তাই বাম কংগ্রেস জোটকে ভোট দিয়ে আপনারা জয়যুক্ত করবেন।